नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जो रसायन विज्ञान का सेट नंबर 6 है 2024 347 जीई कोड नंबर। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। देखिए, अगर ये हमारा पूरा वीडियो आपको प्रिय विद्यार्थियों समझ में आ जाए तभी कृपया करके आप ये वीडियो हमारा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलते हैं बिना ही देरी की हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। नंबर 1 है विलेय के कणों की संख्या पर, दूसरा है विलेय के कणों की प्रकृति पर, तीसरा है विलायक के कणों की प्रकृति पर, चौथा है विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो देखिए, जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है ये ऐसा गुण होता है जिसमें क्या होता है, जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर बिल्कुल नहीं निर्भर करते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों तुम्हारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। निर्भर किस पर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर, प्रकृति पर बिल्कुल नहीं निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है। ठीक है, में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। पहला है 0, दूसरा +2, तीसरा +4 और चौथा है +7। जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या यदि आप निकालोगे तो देखिए पोटेशियम की +1 होती है, ऑक्सीजन के -2, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस के, जब 8 में 1 घट जाएगा तो 7 ही तो बचेगा, बराबर के उधर भेज दोगे तो प्लस के साथ आपकी निकल के आ जाएगी। आप ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्लास 11 में आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर +7 बिल्कुल सही हो जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है CONH3 का होला 4Cl2 और Cl में CO की उपसह संयोजन संख्या है। तो देखिए उपसह संयोजन संख्या, या इसे हम एक नाम से और जानते हैं समन्वय संख्या। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट से कितने लिगेंड जुड़े हैं, तो 4 तो अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, तो 4 और 2 6। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कोबाल्ट की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईटार्ड अभिक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो टालुइन यदि ऑक्सीकृत हो रहा है बेंजल्डिहाइड में तो ध्यान में रखिएगा ईटार्ड अभिक्रिया में क्या लिया जाता है, CrO2Cl2। क्या लिया जाता है, CrO2Cl2। ईटार्ड अभिक्रिया में यही यूज किया जाता है जब टालुइन को कहाँ पर, बेंजल्डिहाइड में पहुंचाना हो। तो ध्यान में रखिएगा क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 तुम्हारा सही हो जाएगा। कह रहा है अंगा नंबर क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर पहला डाइफेनिल ईथर, दूसरा पी हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन और तीसरा क्लोरोबेंजीन, चौथा है बेंजीन। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनाल से अभिक्रिया करता है तो बनता है पी हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। तो आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, समीकरण नहीं पूछा है वो, अन्यथा मैं समीकरण आपको बताता। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो आप बहुत ही बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा है इनके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो ये जो मोलरता और मोललता में अंतर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से ये जो क्वेश्चन इतना कह रहा है तापमान में क्या परिवर्तन, तो देखिए ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, घट जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, मोलरता घट जाती है। क्या कारण है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यदि आयतन बढ़ जाता है तो मोलरता क्या होती है, घट जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। और ताप का विलयन की मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। मोललता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ताप का, जबकि मोलरता का पड़ता है, ठीक है। मोलरता घट जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों दूसरे का क्वेश्चन कह रहा पाइरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। फिर कह रहा है तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए पाइरोलूसाइड से हमें क्या बनाना है, पाइरोलूसाइड से बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये होता है सूत्र पाइरोलूसाइड का, क्या होता है MnO2। इसकी क्रिया KOH के साथ और O2 के साथ जब कराते हैं तो क्या बनता है K2MnO4 प्लस H2O, जिसे कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। फिर क्या करते हैं, जब पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो बनेगा KMnO4, क्या बनेगा KMnO4 प्लस KCl। तो 2 स्टेप में यह क्रिया होती है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले पाइरोलूसाइड की क्रिया किसके साथ कराना है, कास्टिक यानी कि मतलब KOH के साथ और O2 के साथ, ठीक है। जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। फिर पोटेशियम मैग्नेट क्रिया किससे कराओगे, क्लोरीन से, तब बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा था परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र देखिए, सबसे पहले रासायनिक सूत्र होता है ये MnO4 के पावर माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस है। अब देखिए यहाँ पर आपको संरचना बना, Mn तो एक है ना, ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन आप ऐसे करिए डबल बॉन्ड से जोड़ना है, लेकिन एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, उसके ऊपर माइनस लगा देना है, ठीक है। तो यही क्या है, परमैंगनेट आयन की संरचना है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे का उपसय संयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा बंधनी समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आयनन समावयवता। इसमें आपको लिखना है यह समावयवता सहसंयोजक गोलक तथा आयनन समूहों या आयन के विनिमय के कारण होती है। आयनन समावयवता क्या होती है, आयनन समूहों या आयन के विनिमय लेन देन के कारण होती है। उदाहरण से आप समझिएगा, जैसे हमारे पास एक उदाहरण में हमारे पास क्या लिया गया है CONH3 का होल ऑफ 6 और Cl2 तथा अब देखिए यहाँ पर चेंजिंग, यहाँ पर क्या है एक क्लोरीन यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा और ये 6 अमोनिया है ना, यहाँ पर एक अमोनिया निकाल कर आप जहाँ से क्लोरीन आई है वहीं पर लगा दीजिएगा। बाहर 2 क्लोरीन हैं, एक को अंदर कर दीजिएगा, 6 अमोनिया है, एक को बाहर कर दीजिएगा। तो लेन देन हुआ है ना, विनिमय हुआ है, तो इसी को कहते हैं आयनन समावयवता, ठीक है। अब इसके बाद है बंधनी समावयवता। तो बंधनी समावयवता में क्या करना है, आपको लिखना है इस प्रकार की समावयवता उपसहसंयोजक यौगिक में उभयदंती लिगैंड की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए उभयदंती लिगैंड होते क्या हैं, उदाहरण में देखिए जैसे हमारे पास है CONH3 का होल 5, ठीक है, और ONO और बाहर है Cl2, ये ऋणायन होते हैं। यहाँ पर देखिए और इसी का एक जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर है CONH3 का होल 5 और NO2 और Cl2। यहाँ पर तो इतना तो दोनों में सेम है ना, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर ONO है, यहाँ पर NO2 है। तो यही है उभय दंती लिगेंड का उदाहरण, यानी NO2। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान करेगा इसे कोबाल्ट को, यहाँ पर नाइट्रोजन कोबाल्ट को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसीलिए इसे उभय दंती लिगेंड माना गया, किसे, NO2 को। ठीक है, आप बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे का घ, कि हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं SN1 की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको सेट 4 का प्रश्न 4 का देखें वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का क्वेश्चन कह रहा, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट नियम की व्याख्या कीजिए, इस विलयन का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ख नंबर है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि समझाइए। तो देखिए निर्जलीकरण की क्रिया विधि एथेनॉल, तो सबसे पहले एथेनॉल का आपको सूत्र याद रखना है, CH3CH2OH होता है। जब सांद्र H2SO4 लेंगे और 443 केल्विन तापमान, तो क्या होगा, जो हमारे पास एथेनॉल होता है इससे पानी निकल जाएगा, बनेगा एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है क्रिया विधि समझाना। तो देखिए क्रिया विधि में सबसे पहले हमारे पास एथेनॉल लोगे, क्रिया विधि में क्या होता है, H+ की उपस्थिति यानी H2SO4 की उपस्थिति है ना, तो यहाँ से H+ ले लेंगे एक, तो H+ लेंगे। H+ कहाँ पर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं ऑक्सीजन के पास है, ये लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन यहीं पर आक्रमण करेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड इससे बना लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खर्च किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने। इसके बाद हमारे पास ये जो बना है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O और H, ये है ना H, ये ठीक है, और H यहाँ पर भी था और प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर था, ये वही उतार लेना यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, ये ऑक्सीजन जो होता है इसके पास प्लस चार्ज है, तो इसके अंदर बेचैनी होने लगती है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस प्लस निरस्त हो जाएंगे, तो H2O बन जाएगा। यहाँ से ये निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, H2O हमारे पास है निकल जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, अब इस पर इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास ये जो पूरा है ना, ये CH3 ही है, ये CH3 है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H+ यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये H+ निकल जाएगा। ठीक है, हमें यही बनाना ही था। तो देखिए एथीन का फॉर्मेशन हो चुका है, H+ हमारा आया था, H+ उसी प्रकार चला गया है। ठीक है, तो देखिए बस आपको इतना ही इसमें करना है। इसके बाद है ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग विलयन से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड और Cu2O बनाते हैं, जबकि कीटोन जो होता है ये फेलिंग विलयन से क्रिया ही नहीं करता, यानी नो रिएक्शन। ठीक है, और देखिए वो कह रहा था सिर्फ अभिकर्मक, तो क्या होता है, एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं, जबकि कीटोन क्रिया नहीं करते हैं। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है कि जो सिर्फ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड तो क्रिया कर लेते हैं और गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं, जबकि कीटोन ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, क्रिया ही नहीं करते हैं। इसके बाद है घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद कीजिए, अंतर यानी कि मतलब। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, आपको लिखना है, वे जैव कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन
कामा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आपको परिभाषा में इतना ही लिखना है, दोनों में अंतर करना है। तो देखिए ग्लूकोज जो होता है इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि फ्रक्टोज को इसे फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा और फ्रक्टोज को फलों की शर्करा। ये अपवाद होता है ना, क्योंकि अंगूर भी एक प्रकार का फल ही तो है, लेकिन उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा और फ्रक्टोज को फलों की शर्करा। ज़्यादातर फलों में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथे का क्वेश्चन कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। फिर कह रहा है 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 है, ठीक है, के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जबकि दिया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यही हेडिंग डाल लेना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें आपको लिखना है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, वृद्धि लिखो या उन्नयन, ठीक है, होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। आपको यही ध्यान में रखना है, जब विलायक के 1000 ग्राम में यदि विलेय पदार्थ के 1 मोल यदि घोल दें तो उसमें जो वृद्धि होगी उसी को क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद कह रहा 0.6 ग्राम यूरिया, स्मॉल डब्लू विलेय का भार कितना? 0.6 ग्राम, और विलेय यूरिया का अणु भार दिया यानी मोलर द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम का मान 60। ठीक है, फिर 100 ग्राम जल, विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम है। और देखिए यहाँ पर जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान दिया है यहाँ पर इतना, ठीक है, ये दिया है, कह रहा है। और यहाँ पर क्या दिया है? जल का क्वथनांक दिया है, क्या दिया है? जल का क्वथनांक कितना दिया है? टीबी नाट का मान दिया है 373.15 केल्विन। तो देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात करना है विलेय यानी विलयन के क्वथनांक की गणना। तो सबसे पहले हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर आपको सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा, डेल्टा टीबी बराबर होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुड़े स्मॉल डब्लू गुड़े 1000 बटे स्मॉल एम गुड़े कैपिटल डब्लू, ये होता है सूत्र। तो देखिए डेल्टा टीबी सबसे पहले आप निकालोगे, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे? क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी का मान। केबी का मान दिया था, आप रख दीजिएगा यहाँ पर, और डब्लू का मान भी दिया था, और 1000 है, हमारे एम का मान दिया है, ठीक है, डब्लू का मान बड़े वाले के यहाँ पर दिया है। जब आप इसे हल करोगे तो डेल्टा टीबी का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 0.052 केल्विन आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि वो कह रहा है विलयन के क्वथनांक की गणना। तो क्या होता है सूत्र? डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नाट, ये होता है, ये क्या है? विलयन के क्वथनांक, ये क्या है? विलयन का क्वथनांक, ये टीबी। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टीबी का मान तो इतना आ ही गया है हमारे पास है, टीबी नाट का मान तो दिया था, ठीक है, ये दिया था यहाँ पर, तो आप रख देंगे। जब आप यहाँ पर ले जाओगे तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो टीबी का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 373.202 केल्विन, इतना आपके पास है आ जाएगा। कितना आ जाएगा जब आप जोड़ दोगे? 373.202 केल्विन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल आराम से। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है खा नंबर कि वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि बीच अंतर को स्पष्ट करना है। फिर कह रहा है कोल राउस नियम का उल्लेख कीजिए।
कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, सबसे पहले इन दोनों में अंतर। तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। तो यहाँ पर लिखना है वैद्युत रासायनिक सेल में यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, बदलता है, ठीक है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों के बीच रहा अंतर, ठीक है। इसका काम ये, इसका काम यह है। इसके बाद देखते हैं हम कोलराउस का नियम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कोलराउस का नियम क्या कहता है, यहाँ पर लिखना है आपको, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम प्लस इन्फिनिटी प्लस ये है धनायन, ठीक है, और लैम्डा एम माइनस और इन्फिनिटी, ये होता है सूत्र। लिखा है यहाँ पर अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये जो लैम्डा एम है ना, यही है मोलर चालकता, लेकिन क्या अनंत तनुता पर, तो आप अनंत का यहाँ पर चिन्ह बना देंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पर कह रहा है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्या है, मोलर चालकता ही तो है ये क्या है, ये धनायनों की मोलर चालकता है, ये ऋणायनों की मोलर चालकता है। दोनों के योग के क्या होती है, ये बराबर होती है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है। तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, ये बराबर होती है। अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग है इसका वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वियोजन की कोटि यानी मात्रा ज्ञात करने में। तो अल्फा बराबर वियोजन कोटि अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी और बटे लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये होता है इसका सूत्र। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है ग नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। फिर कह रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता और कोटि जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं, लेकिन हमें व्यंजक प्रूफ करना है, ठीक है। वो कह रहा है ना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग। तो देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आराम से करना है। तो माना हमारे पास एक कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए है, यहाँ पर मान लीजिए उत्पाद प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्रारंभ में जो सांद्रता होगी, मान लीजिए प्रारंभ में सांद्रता कितनी रही होगी, ए रही होगी, जब समय स्टार्ट ही ना हुआ हो, ठीक है। टी बराबर जब 0 हो तो सांद्रता हमारी जो भी रही होगी पहले ए रही होगी मान लीजिए, और जब टी बराबर 0 हुआ होगा, जब समय एक भी नहीं लगा होगा, तो उत्पाद भी हमें 0 मिला होगा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया जब स्टार्ट ही नहीं हुई है, कोई समय ही नहीं लगा है, तो जो सांद्रता ए रही होगी वो उतनी ही रही होगी, उत्पाद एक भी नहीं मिला होगा। यदि जब टी समय बाद यानी जब समय स्टार्ट हो गया होगा तो हमें कुछ उत्पाद भी मिला होगा, ठीक है। तो टी समय बाद सांद्रता कितनी बचेगी, तो आप ए माइनस एक्स यानी इसमें इतना घटा दीजिएगा, तो टी समय बाद सांद्रता कितनी बचेगी, ए माइनस एक्स। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से आपको क्या लगाना है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग या दर dx/dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह ये, और ए यानी अभिकारक ए की सांद्रता, ये अभिकारक ए है ना हमारे पास, अभिकारक ए की सांद्रता के घात 1, क्योंकि प्रथम कोटि है तो घात 1 लगा सकते हैं या आप नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए dx/dt बराबर, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के क्या है, यही है वेग स्थिरांक है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो देखिए अब यहाँ पर टी समय बाद सांद्रता हमारे पास कितनी निकल के आई है, ए टी समय बाद ए माइनस एक्स हो जाएगी सांद्रता, ठीक है। तो ए की जगह आप क्या रख दीजिए, ए माइनस
एक्स रख सकते हैं आप। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये a माइनस एक्स को आप इधर लाइएगा, डी टी को आप इधर ले जाइएगा, इतना बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, अब समाकलन करेंगे, दोनों पक्ष का क्या करेंगे, जब समाकलन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समाकलन का यहाँ पर आपको चिन्ह बना लेना है। तो देखिए जब इसका समाकलन जब आप करोगे कितना आएगा, इतना आएगा, आप याद कर लीजिएगा, माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स, ये ई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छोटा है क्योंकि छोटा ही बनाना पड़ता है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी बचेगा, डी हट जाता है, ठीक है, समाकलन करने पर। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान में रखिएगा, दाहिने तरफ प्लस में सी कर दीजिएगा या आई कर दीजिएगा। ये सी क्या, यही है समाकलन स्थिरांक है। ये समीकरण हमारे पास एक बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, यदि टी बराबर 0, जब समय स्टार्ट ही ना हुआ हो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स कुछ भी नहीं मिलेगा, उत्पाद क्या मिलेगा, 0, ठीक है, उत्पाद क्या मिलेगा, 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, हमारे पास ये दोनों ही मान जो है ना, यहाँ पर उठाकर रख दीजिएगा समीकरण एक में। तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स का मान कितना है, 0 है, बराबर के, ठीक है, टी का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 प्लस क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी का मान कितना निकल के आ जाएगा, माइनस लॉग ई बेस ए, इतना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सी का जो ये मान निकला है, यहाँ पर सी का मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर आप रख देंगे, ये जो समीकरण है हमारे पास, आप ऐसे रखोगे तो देखिए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ई बेस ए, इतना ही तो आया है सी का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसे इधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, ये हमारा उसी प्रकार रहेगा, ए के टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, के बराबर इसे टी को बटे में ले जाओगे, 1/t। अब यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है लॉग एम माइनस लॉग एन का, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, ये ए एम का, ये एम की जगह में है, ये पूरे एन की जगह में है। तो सूत्र क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बटे एन होता है, ठीक है। तो के 1/t लॉग ई बेस, यहाँ पर एम बटे एन होता है तो ए ऊपर रहेगा, बटे एन होता है तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। जब ई हटाओगे, ठीक है, हम जब 10 में बदलेंगे, लॉग 10 बेस में बदलोगे तो 2.303 का आप गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ई हटेगा तो आ जाएगा के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। यही क्या है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ध्यान में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब ई हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2.303 का गुणा भी करा दीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथे का हमारे पास घा का पहला कह रहा है, चौथे का घा का पहला, LuOH का होल थराइज की अपेक्षा LaOH का होल थराइज अधिक क्षारीय क्यों होता है। तो देखिए आंसर में लिखना है, क्योंकि La लैंथेनाइड आकुंचन के कारण, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण पहले वाले अर्थात ल्यूटीशियम, Lu का मतलब ल्यूटीशियम होता है, ठीक है, Lu की तुलना में अधिक सहसंयोजी लक्षण वाला होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है OH आयन की मुक्ति होती है, LuOH का होल थराइज ज्यादा क्या होता है, कठिन है, LuOH का होल थराइज ज्यादा कठिन है, तथा LaOH का होल थराइज की अपेक्षा क्या है, कम क्षारीय है। LaOH का होल थराइज की अपेक्षा क्या है, कम क्षारीय, कौन, ये ज्यादा क्षारीय है, यही तो कह रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कह रहा है इसी का, चौथे घा का दूसरा, संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले अनुचुंबकीय लक्षण, तो इसमें लिखना संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय लक्षण होता है क्योंकि इनके डी कक्षक में क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, अणुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो देखिए रंगीन आयनों का बनना में लिखना है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोनों का आंसर एक ही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई नहीं काट सकता। क्योंकि अणुचुंबकीय लक्षण क्यों दिखाते हैं, क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय लक्षण दिखाएंगे। ठीक है। और जबकि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन आयन नहीं बनाएंगे, रंगहीन होगा। वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवें का पहला कह रहा है हमारे पास, ईंधन सेल क्या होते हैं। साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के दो लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर, सबसे पहले ईंधन सेल के बारे में हम जानते हैं, तो लिखना इसमें, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है। एक प्रकार का क्या है, जो ईंधन सेल होता है एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। H2O2 ईंधन सेल के लाभ देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के लाभ क्या हैं। पहला है पर्यावरण अनुकूलता। पहला क्या है, पर्यावरण अनुकूलता। इसमें लिखना है, एक और लाभ यह है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल प्रदूषण का कारण नहीं बनते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ईंधन सेल है ये किसका कारण नहीं बनते, प्रदूषण का कारण नहीं बनते। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभ है। ठीक है। दूसरा क्या है, निरंतर बिजली उत्पादन। यह भी एक अच्छा है। तो देखिए जब तक ईंधन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तब तक वे लगातार बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसमें इतना ही लिखना है। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर बहुत ही जल्द आऊँगा। यदि यह हमारा पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।